याद हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार के मामले में बौद्धों की मैरिज सिस्टम को कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके साथ साथ 1994 और 98 में भी ये मामले राज्यसभा में उठे थे। दो तीन प्रकार के विषय हैं वो हम लोगों को समझना चाहिए। एक तो सामाजिक रीति रिवाज है। सामाजिक रीति रिवाज जो घरों में चलते हैं, व्यवहार में आते हैं, उनका एक अपना महत्व है। हालांकि उनका बहुत जगह कानून से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अगर जब कानून की बात आती है तो आपको कानून के दायरे में सोचना पड़ेगा। इस देश में बौद्धों की जो सांस्कृतिक विरासतें हैं लंबे समय से ध्वस्त कर दी गई हैं और उसको दोबारा हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि संविधान बनने से पहले भी लोग जीवन यापन करते थे, लेकिन संविधान बनने के बाद क्या परिवर्तन आया जीवन में वो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वैधानिक रूप में बौद्धों की क्या मान्यता है इस संबंध में हमें सोचना चाहिए। इसके लिए संविधान बनते समय कुछ ऐसी समस्याएं रही होंगी कि उस समय कानून नहीं बन पाया, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। आज जो समय है वो कल दूसरा समय आएगा, इसलिए समय के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा। उसके लिए ये विषय रखा गया है कि हमारे देश में जो 7 धर्म हैं, उस 7 धर्मों में से 4 के कानून हैं और 3 धर्मों के कानून नहीं है। जिनके कानून नहीं है वो कालांतर में जब हिंदू कानून बना 55-56 में, वो बौद्ध, सिख और जैन को हिंदू कानून में समाहित कर दिया। विषय ये रहा कि जब 1955 में मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट बना और उसकी जो परिभाषित किया गया कि बौद्ध, सिख, जैन इसके अधीन माने जाएंगे। इसके बाद सिख और जैन भी इसमें समाहित किए गए। तो उस समय जो हमारे पुराने बुद्धिस्ट थे, जिसको हम ये लद्दाख कह सकते हैं, हिमालयन में धर्मशाला या हिमालय पे कह सकते हैं, दूसरा आपके अरुणाचल प्रदेश के तवांग हैं, पूर्वोत्तर के जो असम एरिया, बांग्लादेश इत्यादि जो पुराने थे, उन्होंने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। तो हमारे प्राचीन पुरखों ने, प्राचीन धर्म के चलाने वालों लोगों ने इसकी टिप्पणी नहीं की। तो आज हम लोग जो कर रहे हैं वो कुछ नया लग रहा है। यहाँ पर 2011-12 में सिख समाज की एक महिला ने ये मामला उठाया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद ये प्रकाश में आया कि पर्सनल लॉ भी कोई चीज होती है। अन्यथा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, पर्शियन पर्सनल लॉ है और बाद में 55-56 में हिंदू पर्सनल लॉ है। तो इस मामले में क्योंकि बौद्ध संस्कृति प्राचीन है, आज से 2500 वर्ष पहले की है, तो उससे पहले भी कम से कम 5000 या 10,000 वर्ष पहले की है। जब हम मानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम 28वें बुद्ध थे, तो इसका मतलब बहुत पुराने बुद्ध थे।
ये बात कोर्ट में बड़े पैमाने पर चली। जब सिख महिला वीरेंद्र कौर ने ये मामला उठाया था तो ये डिबेट पहले से हुई। उसमें ये मामला उठाया गया और कहा गया ये तो हिंदू धर्म का पार्ट है, इसलिए इनका कानून नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदू जो नाम शब्द है वो हमने 150 साल पहले सुना है, 200 साल पहले सुना है, इसके पहले तो नहीं सुना है। और उनके धार्मिक ग्रंथ में कोई हिंदू शब्द नहीं है। जो धार्मिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है या पुराण है, उपनिषद है, इसमें हिंदू कोई शब्द नहीं है। तो इसलिए इसका भाग कैसे हो सकता है। फिर एक मामला और आया कि ये इसी का ही भाग रहे, इसी से निकले हैं, ऐसा कैसे आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, हमें ये बताइए कि जब इसी चारों एक ही उसके भाग हैं तो इनमें से ऐसा करते हैं कि महावीर स्वामी का और गौतम बुद्ध का जो धर्म है या धर्म है वो वाला है, तो हम हिंदू कानून की जगह बौद्ध कानून लिखते हैं और हिंदू कानून उसके हिंदू लोग उसके अंदर रहेंगे, मतलब उसके अधीन रहेंगे। तो क्या आपको स्वीकार है? तो हिंदू भाई ने बताया कि हमें स्वीकार है। तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको स्वीकार नहीं है तो इनको स्वीकार क्यों कि वो हिंदू कानून में रहे। तो ऐसी बातें बहुत सारी हुई, वो मामला ये कर दिया गया कि सिख कानून होना चाहिए। अब मामला हम लोगों का ये है कि इस मामले को लेकर हम भी कोर्ट में गए। 12 से लेकर के 14-15 तक हम लोग लिखे, इसके बाद 17 में हम लोग कोर्ट में गए, 16 में अगस्त 16 में कोर्ट में गए और 3 जनवरी 2017 को डिसीजन आया। और उसमें यह लिखा गया कि ये बौद्ध कानून है वो 6 महीने में आप तैयार करें, इनकी कार्रवाई करें और अगर कोई जरूरी है तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से एडवाइस ले लें। तो इन्होंने किया कुछ नहीं, 6 महीने के बाद हमने रिमाइंडर इशू किया या कंटेक्ट कोर्ट किया तो इन्होंने भी उसको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बार बार कह रहा है अभी भी कि हमारे पास कमीशन नहीं है, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकता और इस मामले में कानून मंत्रालय को डिसीजन करें। कानून मंत्रालय 6 महीने से चुप है, 6 साल से चुप है। तो चुप है तो इसलिए हम लोगों को, चूंकि सरकार को इन्हें कुछ करने वाली नहीं है, सांसदों से हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, 5-6 सांसद से मिले, लेकिन वो भी कुछ इस मामले में किए नहीं। साउथ के एक सांसद रवि कुमार थे, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था फरवरी 24 कि ये मामला क्यों पेंडिंग है। तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये मामला हमको मिला था और लॉ मंत्रालय को मैंने केस फॉरवर्ड कर दिया और लॉ मंत्रालय चुप बैठा है। तो चुप बैठा है तो ज़्यादा समय चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं। तो हमारे साथियों ने सजेस्ट किया कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए, दोबारा कोर्ट में जाना चाहिए। तो दोबारा कोर्ट में जाने से पैसा का खर्चा आता है। मामला ये आता है कि पहले हम लोग 1 लाख रुपए खर्च किए थे पहली पिटीशन में। दूसरा जब कंटेम्प्ट कोर्ट में गए तो 80,000 एडवोकेट ने मांगे थे, वो हम लोगों ने जमा किया। इसके बाद इस केस में हमारा वकील कह रहा है कि पहले तो कहा कि हम भी आपके बुद्धिस्ट हैं, कोई पैसा नहीं लेंगे। बाद में कहने लगे कि 1.5 लाख तो खर्चा आता ही है। तो हम क्या समझे इस चीज को। फिलहाल अभी तक एक पिटीशन पूरी तरह से तैयार नहीं हुई और लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। हम 3 बार हाजिरी लगा चुके। अभी ये परसों भी लोग आए थे, उससे पूरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि डिसीजन हादसा में सोमवार मंगल को फाइल हो, मतलब है 27-28 को फाइल हो जाएगी। तो हमने कहा उसमें अमेंडमेंट की कोई जरूरत है, जो आपने हमको ड्राफ्ट भेजा उसमें सुधार की जरूरत है। तो सुधार के नाते उनको सारा लिख के दे दिया। अब देखते हैं कि वो अभी क्या करते हैं, फाइल करते कि नहीं करते, क्या कहते हैं। हम लोगों ने 50,000 रुपये जमा किए, 20,000 रुपये आपके महाराष्ट्र की ओर से छापानी जी ने और बाकी 30,000 लोग 45,000
कहा कि जिस दिन फाइल हो जाएगा हम 1,500 रुपये आपको कहाँ से जमा करेंगे वो हमारा होगा। फिलहाल ये है कि आपके बहुत से लोगों का सपोर्ट मिला है, कुछ मिल रहा है, तो इसमें ये बहुत सी बात चर्चा करेंगे। दूसरा विषय ये आता है कि पहले समय जो स्थितियाँ पैदा हुई, जिसमें भ्रम पैदा होता है कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया, बाबा साहब ने विरोध क्यों नहीं किया, या उस समय पूर्वोत्तर के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, वो एक गीता हुआ विषय है। कुछ चर्चा करके हम उसका समाधान हम लोगों को निकालते। ऐसा विषय ये था इसमें जो और आगे बढ़ा है, इस कारण से हम लोगों में कुछ असंख्य या आशंका की स्थिति आई है कि जब 17 के बाद 18 में 17 में हम लोग वहाँ बोधिया में मैं और पत्नी खरीदी गई और उन्होंने मैंने अपना जो विचार रखा था वहाँ पर कि कानून न होने के कारण जितनी मोनेस्ट्रीज हैं महाबोधि विहार सहित वो आपके नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कानून है वो हिंदू कानून है और हिंदू कानून में बुद्धिस्ट आते हैं। तो हिंदू कानून में बुद्धिस्ट आते हैं तो बौद्धों की जितनी संप्रदाय हैं वो हिंदू कानून से कवर हो गई, इसलिए कानूनी रूप में आप हकदार नहीं है। आप अगर डंडा मार के वो हुल्ला करके दबाव बना के अगर कुछ पा लेते हैं वो दे देते हैं, हमारा मालिक कुछ अगर दे देता है तो उसमें खुशी मानना चाहिए और संतोष करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सारी चीज अगर आज़ादी चाहिए तो मिला के एक शब्द आता आज़ादी, अगर आज़ादी चाहिए तो आपको कानूनन आज़ाद होना चाहिए। तो कानून आज़ाद तभी हो सकते हैं जैसे मुस्लिम कानून है, ईसाई कानून है, पर्शियन कानून है, तो और बाद में हिंदू कानून, तो उससे हम अपना कानून बना करें और अपने मामले हम लोग खुद बैठ के तय करें, तब हम मान सकते हैं कि इस देश में हम भी सत्ता के हकदार हैं, हम भी इस देश में आज़ाद हैं, तब हम इसकी कल्पना कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो मामला है ये केवल एक विषय नहीं है। अब दूसरे विषय में ये है कि इस जो पर्सनल लॉ की जहाँ तक बात आती है कि पर्सनल लॉ है क्या, पर्सनल लॉ का मतलब है कि उस धर्म के लोगों द्वारा उनके धार्मिक जो रीति रिवाज हैं या उनके जितने भी धार्मिक स्थान हैं या उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो संपत्ति खेती बाड़ी है या धार्मिक स्थानों की जो संपत्ति है उसका आपका मालिकाना हक होता है। तो कानूनन में मालिकाना हक आपका नहीं है, तो महाबोधि विहार का नहीं है। आपने संदेशा में गए हैं, वहाँ भी ऊपर मंदिर बना रखा है, जबकि उसमें सब में लिखा हुआ है कि बौद्ध पर्यटन स्थल में आपका स्वागत है, नगर पालिका में आपको स्वागत है। बौद्ध पर्यटन स्थल नगर पालिका संदेशा में, बोधगया में, कुशीनगर में या सारनाथ में आपका स्वागत है, ये हर जगह लिखा है। लेकिन अब बौद्ध स्थान है, हमारा स्वागत है, तो दूसरे लोगों से मंदिर क्यों बनाए? इसमें क्या सरकार को पता नहीं? इस विषय पर कैसे हम लोग लड़ाई करेंगे? क्योंकि कानूनन जब आपका सिस्टम नहीं है, कानूनन हिंदू कानून के अंदर है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि खेत तो हम जोत रहे हैं, लेकिन खेत हमारे नाम रजिस्ट्री नहीं है। मकान भी किराए पे हम रह रहे हैं 10 साल 20 साल से, लेकिन मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम है। इसका क्या मतलब कि हम किराए पे रह रहे हैं? ये मकान मालिक चाहेगा खाली कर दो, मुकदमा है वो खाली को बुलाओ। और ये मामले ऐसे हैं। कानूनन आपका निजी बुद्ध विहार भी आपका नहीं है, क्योंकि आप कानूनन आप हिंदू कानून में हैं। ये समझना आदमी की आवश्यकता नहीं है, फिर उसको मुक्ति दिलाना दूसरा काम। पहले तो ये समझ में आए कि मेरा ये हक है, मेरा अधिकार है, वो है। तो इस तरीके से है। तो इस पर हम लोग आगे सेशनों की चर्चा करेंगे। कुछ पर्सनल विषय होते हैं हम लोग के बीच में कि जैसे कि ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट पर्सनल एक्शन कमेटी नाम से रखा गया। पहले तो ये था ऑल इंडिया पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया कमेटी फॉर बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ। तो इसमें कहा कि जितने पर्सनल लॉ बने हुए हैं उसका नॉमेनक्लेचर इसी तरह का है, चाहे आप मुस्लिम का जाए, चाहे आप क्रिश्चियंस का जाए, चाहे आप पर्शियन का जाए, तो उसका सिस्टम यही है।
तो इसलिए एक समानता लाने के लिए इसको किया गया है कि हमारी कमेटी केवल पर्सनल लॉ के लिए ही नहीं है। मतलब पर्सनल लॉ जब पास हो जाए तो इसके बाद हमारा काम क्या खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा। लागू करने के लिए आपको जुटना पड़ेगा। लागू करने का सिस्टम ये है कि हम लोग बहुत सारे विचारों में बटे हुए हैं और बौद्धों में जितने विचार हैं या पंथ हैं या सोच है बहुत क्रिटिकल। हर क्षेत्र में हर तरीके में सबका अलग अलग सिस्टम है, कोई कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है और हमारी सैकड़ों संस्थाएं हैं वो एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इस मामले को कैसे हल करेंगे? वैसे मैंने अभी सुनाया था मेरे मित्र ने कि कानून के लिए कुछ लोग कहते हैं संख्या बढ़ाओ तब कानून बनेगा। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि संख्या बढ़ाओ तब कानून बनेगा, तो संविधान कितनी साइंटिफिक है कि हमारी आबादी 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो मेरा कानून बन जाएगा, या 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी या 10 करोड़ से ऊपर हो जाएगी तो मेरा कानून बन जाएगा। किसी क्लॉज में लिखा हो बताओ संविधान में। या पर्शियन की आबादी इस देश में मात्र 45,000 है। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए उसको। पर्शियन की आबादी 45,000 है तो उसका कानून क्यों है? कई पॉलिटिकल पार्टी में तो ऐसा होता है कि इतने % आपका वोट कम हो गया तो आपकी मान्यता खत्म हो गई, आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। आपने सुना हुआ ऐसा? इतने % वोट जब डाउन हो जाता है या इतने स्टेट में इतने % डाउन हो जाता है तो वो पार्टी का एफिलिएशन या मान्यता खत्म हो जाती है। लेकिन इसके मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा विषय ये आता है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था नागपुर में 2012 में, तो ऐसा देखा गया था कि लोग भगवान बुद्ध की फोटो पे माला क्यों पहनाते हैं। हमारे लोग जैसे अभी भाई हमारे यहाँ के साथी बोल रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई क्या करना चाहिए कौन बताएगा? क्या ये सही है क्या वो सही है इसको कौन बताएगा? तो मैंने अपने भाई से वह पूछा था उस समय अकेले, उस समय तो नहीं बोला था कुछ कि भाई ये आपने बाबा भगवान बुद्ध की स्टैचू पर माला क्यों पहनाया या फोटो पर माला क्यों पहनाया? तो कह रहे कि स्टैचू पे नहीं पहनाते, फोटो पर पहनाते। सरकार क्या है कि नहीं मुझे यही चला तो इस देश में चलन तो बड़ा विचित्र है कि जो चलन है तो है, इसको कितनी गाली देना है, कितनी मारपीट करना है, वो एक चलन है। कभी दुनिया में चलन था, वो संविधान में अंग्रेजों ने कुछ थोड़ा थोड़ा खत्म कर दिया। चलन तो बहुत सारे अभी भी चलन चल रहे हैं कि हमारा भी यही चलन है। तो उस चलन की कितनी सार्थकता है, कितनी सही है, उसको हम समझें। अब दूसरा मामला ये आता है कि इसीलिए पर्सनल लॉ बन जाएगा उस दिन आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। अभी तो हम लोग हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए होना चाहिए। पर्सनल लॉ ड्राफ्ट दिया गया है। अब उसमें स्टेक होल्डर से बहुत एक कमेटी बनेगी, कमेटी में धर्मों के जातियों के लोग इकट्ठे होंगे, फिर इसके बाद उसमें डिबेट होगी। डिबेट होने के बाद आपके पर्सनल जो ड्राफ्ट किया है उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को कितना बुरा लग रहा है। अब जैसे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के पूरे भारत में तो छड़ा हुआ है, तो 22 प्रतिज्ञाएँ आपके इसमें हैं। अब 22 प्रतिज्ञाओं को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? एक तरफ आपकी मान्यता है कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं से हमको धर्म दिया है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा समाज बोल रहा है कि ये हमारा माना मेरे देवी देवताओं का, मैं इनकी पूजा नहीं करूँगा, इनको देवता नहीं मानूंगा, इनको पिंडदान नहीं करूँगा, इनको घर पे नहीं बुलाऊंगा। ऐसा लिखा है ना। अब 22 प्रतिज्ञाओं में 1 से लेकर के 6 में ऐसा कुछ लिखा है। अब वो कहे मेरा अपमान है, आप भी आपका भी अपमान है लेकिन आप नहीं बोल रहे, बहुत सारे अपमान है लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो अब ये है कि जो लोग बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई, तो आपको क्या करना है वो डिसीजन आपको करना पड़ेगा। तो ये विषय है। दूसरा आता है कि मैं आपको बता दूं कि ये पर्सनल लॉ है क्या। पहले तो आपके बौद्ध दर्शन की मान्यता कि बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी हैं उनको आपका समाज कितना रिवाजी के तौर पर और फिलॉसफी कि बुद्ध की फिलॉसफी क्या है, बुद्ध का दर्शन क्या है, शिक्षाएं क्या है,
और हमारे समाज में उसकी मान्यता क्या है। इस बात पर हो सकता है समय मिला तो अगले सेशन में कुछ चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा आता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर आपके आने वाले पीढ़ी का क्या अधिकार है। अभी क्या अधिकार है कि पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके कुछ ना कुछ वारिस होती है। तो लड़के के नाम आएगा, 4 लड़के हैं तो 4 लड़के के नाम आएगा, लड़के नहीं है तो लड़कियों के नाम आएगा, या जैसा वसीयत में लिख दिया गया वैसा होगा। मैं समझता हूँ ऐसा ही है कुछ कि अगर आपकी जमीन है उसके जो जिनके नाम थी और वो खत्म हो जाते हैं तो अगर पत्नी जिंदा है तो पत्नी के नाम आ जाती है, मकान है, या बच्चे हैं तो बच्चे के नाम आ जाती है, बच्चे में लड़कियां हैं तो लड़कियों के नाम आ जाती है। ऐसा कुछ नियम है कुछ न कुछ। अब प्रश्न उठता है कि बौद्ध होने के बाद आपका क्या होगा। तो इसमें भी ऐसा ही रखा गया है, परंतु अगर आपका लड़का बौद्ध धर्म के अतिरिक्त सिख धर्म को, हिंदू धर्म को या मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है तब प्रॉपर्टी का क्या होगा। तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी से उसको हटा सकते हैं, लेकिन आपके कानून में हो तब। कानून में नहीं है तो जो कानून आज की डेट में आप पे लागू है उसके तहत होगा। दूसरा मामला आता है कि अगर कोई बच्चा माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र का है और वायदा में माता पिता की डेथ हो जाती है तो उसका संपत्ति भी क्या होगा, ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अगर आपने किसी को गोद में ले लिया है या किसी व्यक्ति को गोद में लिया है, गोद लिया है, एडॉप्टेड किया हुआ है, तो एडॉप्शन के बाद उसका अधिकार क्या होगा। क्या एक लड़के की हैसियत से होगा या पार्ट में होगा या नहीं होगा, ये आपको कानून में लिखना पड़ेगा, तब आपका कानून होगा। केवल मैरिज ही इसमें सब कुछ नहीं है। इस तरह से ये बातें आपको लागू करना है, ड्राफ्ट में ये शामिल होता है। बहुत सारी इसमें है शामिल, बहुत सारी चीज छूट गई हैं। मोनेस्ट्री एक्ट जो हम लोगों ने 2018 में ड्राफ्ट किया उसमें मोनेस्ट्री एक्ट नहीं है, केवल महाबोधि विहार एक्ट, बोध गया एक्ट। तो प्रश्न उठता है कि अन्य का क्या होगा, अन्य मोनेस्ट्रीज हमारी है उनका क्या होगा। सारनाथ में इतनी मोनेस्ट्री है, कुशीनगर में मोनेस्ट्री है, इसके बाद और भी बहुत सारे, अशोक ने इतने पिलर बनवाए थे, इतने शिलालेख लिखवाए थे, इतने बहुत सारे, आपका सांची का है, तो उसका माखाना हम किसके हाथ में होगा, क्या होगा। वो मोनेस्ट्रीज में हमें क्लियर करना पड़ेगा। आज आप बोध गया की लड़ाई लड़ रहे हैं, कल आप सांची की लड़ाई शुरू कर देंगे, तो केवल ऐसे राजनीति करते रहिए आप। हमें ठोस निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। मैंने उन लोगों को समझाया था जो आपके सिलीगुड़ी वाले हैं, मैं 2 मीटिंग वहाँ लिया था सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी में, डिब्रूगढ़ में मैं एक मीटिंग लिया था, और गुवाहाटी में मीटिंग लिया, एक त्रिपुरा में मीटिंग लिया। हालांकि हमारे गहरे साहब इस बात के लिए सहमत नहीं थे। वो कह रहे आप किसी को कुछ मत बताइए, हम लोग आंदोलन करके इसको ले लीजिए, क्योंकि समाज ज़्यादातर मूर्ख होता है और उसको कुछ भी पता नहीं होगा कि जब संविधान आज तक नहीं पता चल पाया है तो बाकी भी पता होगा। इस समय रोटी पानी केवल होगा। तो कुछ नहीं है समस्या की, फिर भी लोगों को बताना तो चाहिए। अभी भी प्राचीन बौद्ध तो उधर ही साइड के, नहीं फिर भी चलिए आप कर रहे हो आप करिए, ठीक है। सब लोग पूर्वोत्तर में नहीं गए, नहीं हो। तो प्रश्न उठता है ये सब, ये बाद में यह आया कि सारा आंदोलन करने के बाद सरकार नहीं मानी। अंतिम में हम लोग 22-23 में यहाँ बैठे थे संविधान चौक पर, और इसके बाद वो 26 जनवरी के होते गए। इसके बाद हम लोग 27 को मिले कहीं मेरे साहब के मकान पर, तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन मैंने चलाया, लेकिन आंदोलन में बहुत सारे भिक्खु लोग ही सहमत नहीं है, तो हमारा कानून होना चाहिए। तो भिक्खु लोग इसलिए
ये नहीं है कि वो तो आचार्यगिरी का काम करते हैं, बाकी उनके परिवार को होता नहीं है, बाकी उनको लड़के बच्चों की शादियां तो करना नहीं है, तो इसलिए उनका मामला दूसरा है। लेकिन फिलहाल ये है कि ये मामला तुम्हारा, ये तुम, हम तो अपने समाज ग्राम आधारी को करना चाहिए, आप स्वागत आप करिए। तो इस मामले को हम अपने तरीके से देखें। इस मामले में जो हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा था 2017-18 से, तो हमसे लोग नाराज हो गए कि तुम दूसरे ग्रुप में शामिल हो गए जाकर के, हमें कोर्ट के थ्रू ही सरकार को करना। तो हमने कहा ठीक है, जैसा भी स्थिति रही हो, अब क्या करना है, कब तक पता चला है साहब वो भी खत्म हो गया। मुकुंद खैरे जी के 1 साल पहले वो भी खत्म हो, और मुकुंद खैरे जी हमारे बीच में नहीं है, जो भी है वो हम लोग हैं, हम लोगों की सोचना है कि क्या। अंत में ये आया कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के फैसले ऐसे भी आए हैं जो बिना सबूत के कोर्ट के फैसले दे दिए गए, तो इससे थोड़ा डर भी लगता है। अगर कोर्ट ने एक लाइन फेर दी कि नहीं नहीं ये हिंदू का पार्ट है, तो हिंदुओं इससे अलग नहीं किया जा सकता, तो आप फिर आगे क्या कर लेंगे, तो आप वही आपका मामला कोर्ट में भी बंद हो गया। फिलहाल ये आया कि माननीय गवई साहब शायद कुछ करें, और इस बात को लेकर के कोर्ट में पेश किया, और हम लोग है 2 महीने से प्रयास कर, लेकिन कुछ हमारी अब ये है कि ये अगर अक्टूबर के लास्ट तक फाइल हो जाता है, तो देखते हैं कि आगे इस कोर्ट में क्या होगा। तो इसकी जो वीरेंद्र कौर का जो मामला था वो सारा कॉपी हमारे पास है, और उनको भी यही डायरेक्शन दिया गया है कि इनका कानून। अब यह है कि हम लोग आगे सेशन में चर्चा करेंगे कि मान लीजिए कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनका कानून लागू करो, तो मेरा कहना उसमें अंत में ये है कि या तो सरकार इस पर कोई कमेटी बना के डिबेट करेगी, या जो मैंने सबमिट किया तो सबमिट को अप्रूव करेगा, जो मैंने ड्राफ्ट सबमिट किया है उसको वो अप्रूव करे, और अगर कोई उसमें संशोधन की जरूरत है तो स्टेक होल्डर्स या कोई कमेटी बुलाए, तो कमेटी में विभिन्न जो उसके धार्मिक अवयव बनते हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, आदिवासी है, उनको बुलाइए आप। तो बुलाने के बाद उसमें जो हमारे क्लॉजेज हैं उसमें चर्चा करो, उस क्लॉजेज में अगर कोई किसी को कुछ आपत्ति है तो आपत्ति उठा लें, और आपत्ति का भी जवाब दूंगा। हमारा जो काउंसिल होगा या 2-3 लोग होंगे उसका जवाब देंगे, तो इसके बाद उस क्लॉज को पास करो। तो इस तरह का मामला है। अब दूसरा मामला जैसे आपका है मैरिज एक्ट। मैरिज एक्ट में हम लोग मैरिज कैसे करते हैं? अब अगर महाराष्ट्र में रहेंगे तो महाराष्ट्र की थोड़ी पद्धति अलग हो सकती है। अब अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, तवांग में जाएंगे, लेह लद्दाख में जाएंगे या गुवाहाटी की तरफ जाएंगे, तो उनका कस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन कस्टम एक अलग चीज है, लेकिन कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि बुद्ध की स्टैचू के सामने या सम्राट अशोक को मानने वाले बोधिसत्व मान करके, बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व मान करके, और क्षेत्रीय जो अगर उनका कोई बोधिसत्व है उनकी स्टैचू रख करके लड़का लड़की के फादर सहमति देते हैं, और इसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं, और इसके बाद समाज को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए 4-5 प्रकार की जो शपथनामा है वो दिलाते हैं कि घर का काम ठीक से करूँगा, समाज के साथ गड़बड़ नहीं करूँगा, जो हमारे दैनिक कार्य दिए जाएंगे उसको मैं निष्ठा से निभाऊंगा, मैं जीवन पर्यंत एक दूसरे को पत्नी के रूप में जीवन निर्वाह करूँगा। तो इस तरीके से हमारे जो उत्तर प्रदेश में चलता है। और इसके बाद जयमंगल अट्ठगाथा के बाद आपस में जयमाल करेंगे, एक दूसरे को माला पहनाएंगे, साक्ष्य प्रकट करने के लिए कि इन्होंने एक दूसरे का चयन किया है, और इसके बाद जयमंगल अट्ठगाथा के साथ वो समापन हो जाएगा, और आचार्य उसको घोषित कर देगा कि ये मैरिज संपन्न हो गया। सभ्य सभा या प्राणी कल्याण गाथा के बाद इसके बाद ये संपन्न हो गया। इतनी बातें की गई, तो इतने बड़ा कर दिया। बाकी को एक लाइन और लिख दीजिए, अगर कोई कस्टम किसी के यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का है तो वो भी सुधार हो। कोर्ट में अगर कोई मैरिज करता है, भगवान बुद्ध
को, अशोक को या बाबा साहब को स्मरण करते हुए तो वो बौद्ध रीत से ही शादी का संपर्क होना मन है। क्योंकि कोर्ट में भी आप मैरिज करते हैं, तो कोर्ट में मैरिज कैसे करेंगे बौद्ध रीत के हिसाब से, उसका भी हमें रास्ता निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये सब उसमें संभव। बाकी ये डिबेट करके हम लोग संशोधन कर सकते हैं, कहने अगर कोई परिवर्तन की जरूरत है तो ये काउंसिल बैठ कर उसको निर्णय करेगी इसमें कम। तो ऐसा ये इस पर हम लोग चर्चा करना है आगे चल के। दूसरा ये है कि कहना ये था कि हमारे वकील ने ये कहा कि आप अगर इसका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कमेटी का, या रजिस्टर्ड कोई कमेटी इसको कोर्ट में फाइल करती है तो उसका वेटेज मिलता है। तो कहते कि हम इतने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए किसी तरीके से आप इस ट्रस्ट को, इसको ट्रस्ट में कराइए या सोसाइटी में कराइए या अन्य में कराइए, तो ये आपको हमारे लिए आसानी है। तो ये था कैसे हो सकता है। हम लोगों ने सोसाइटी में भी कराने का प्रयास किया, लेकिन उसमें 15 लोगों की सोसाइटी बनी तो 15 लोगों का वहाँ उपस्थित होना है। अब 15 लोगों को उपस्थित पहले ये था कि नहीं आप केवल उनके साइन किए हुए आधार कार्ड लाइए तो आपका हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ गए चर्चा हुई हो गई नहीं उनको आना ही पड़ेगा या फोटो खींच लिए सब, तो वो हमारा खत्म हो गया। लेकिन ट्रस्ट में कैसे करें? ट्रस्ट में तो आप 2 लोगों को ट्रस्ट केवल बना सकते हो, अब 4 लोगों का ट्रस्ट बना सकते हो, 5 लोग 10 लोग आप जितने भी ट्रस्ट में जितने लोग सब कर, लेकिन कम से कम 2 आदमी। तो 2-3 लोग मिलाकर के आप करें ट्रस्ट बना लो, तो बाद में अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वो अपनी कमेटी का विस्तार करें। तो बाद में अपनी मीटिंग बुलाइए, जनरल मीटिंग बुलाइए, उसको विस्तार कर दीजिए, लेकिन हमारा काम तो न रुके। तो आनंद पानंद में ये होगा किसी तरह से भाई सुनील बौद्ध जी को बुलाया जाए, संजोग सिंह को बुलाया जाए, लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए तो इसके बाद चलो एक हरिलाल बौद्ध जी को रख दिया जाए सचिव न्यासी के रूप में। तो अभी तक ये 3 न्यासी है। इसका सेकंड सेशन में हम लोग जो पूर्व में तीसरी जो हमारी काउंसिल हुई थी दिल्ली में, ये चौथा अधिवेशन है, चौथे अधिवेशन तीसरे अधिवेशन में जो हुई थी उस कमेटी को हम लोग मनोनीत करके इस ट्रस्ट के अंदर शामिल करें। फिर इसके बाद जो हमारा जो यहाँ का जो डिस्कशन है कमेटी के बीच में, कुछ आप लोगों के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए आप लोग भी इसको चर्चा करें। पहले तो 89 लोग हैं, दूसरा है कि जो इसका विस्तार किया गया है, जो हम दिल्ली में डिसाइड किए थे कि 6 को उपाध्यक्ष होंगे, अगर हो सके तो सचिव होंगे, नहीं होगा तो हर स्टेट से, मेजर स्टेट से उसका एक मेंबर होगा, जिसे हम स्टेट का अध्यक्ष कह सकते हैं, वो एक सदस्य होगा हमारी कमेटी में। तो इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ा करके, क्योंकि मान लीजिए हमारे साथ में परेशानी ये खड़ी हो रही है कि अगर कोर्ट में माने डिसीजन कर दिया, भाई ये मामला 6 साल से पेंडिंग है, ये क्यों पेंडिंग है, सरकार से क्वेश्चन पूछना है, तो उसके कहने नहीं फाइनल करो, फिर इन्होंने जो लिख के उसको फाइनल कर दिया। अब फाइनल करने के बाद आपको प्रॉपर प्रूफ में डिबेट के साथ अब सबमिट करने के बाद हम ऊपर को अगर देखेंगे अभी तो हमारा पूरा ही नहीं है, उसमें ये बात नहीं आ रही, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो इसका मतलब वही हो गया कि हम बातें तो खूब करते हैं लेकिन हम रिजल्ट नहीं, हमारी संसदों में हमें रिजल्ट पर पहुंचना चाहिए कि इस रिजल्ट में ये निर्णय लिया। तो कुछ काफी बातें बाकी हम विचार रखते रहे, अच्छी बातें सुझाव देते रहे, तो सुझाव से बहुत काम भी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने यहाँ बात रखी है इसको रखा जाएगा। बाकी जो पिछली जो परिषदों में जो निर्णय लिए गए थे उसका संक्षिप्त यहाँ विवरण है। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक व्यक्ति सबमिट करे। अभी तक जो तीसरी परिषद हुई थी दिल्ली में, हालांकि वो तीनों दिल्ली में ही थी, तो उसमें पहली परिषद है वो शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन में हुई थी, और दूसरी डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड में हुई थी, और तीसरी आपकी गढ़वाल भवन छत्तीसगढ़ रोड वाला हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सुनील कुमार जी जो
कमेंट करें। लीला जी, तो हमारी लीला जी के बारे में प्रस्ताव आया है, तो इसके लिए प्रस्तुत करें कि समय कितना एक बन गया है या कम है। तो ये 6 पेज है, इसको एक 2 पेज एक काउंसिल का है, एक पर्सन का है, ये 6 पेज है। तो कोई भी एक व्यक्ति इसको पढ़ ले, सब पढ़ेंगे।